नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। इंडिया हेड पर हरियाणा के सियासी संग्राम में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनावी घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वही हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोनीपत के गोहाना में रैली की है। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस में सिर्फ टब्बल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहाँ कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना है। ये प्रधानमंत्री बोलते नजर आया सोनीपत में। प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। कांग्रेस को शांति पसंद नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना चाहती है। पीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा वहां करप्शन और भाई भतीजावाद पक्का है। मोदी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं और किसानों का भविष्य बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पिछले 10 साल में यहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। मोदी बोले कि किसानों के फायदे के लिए विदेश से आयात होने वाले तेल पर टैक्स लगा दिया है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सियासी संग्राम में बोलते नजर आए हैं। आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35
30% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। तो जिस तरह से देखा, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज सोनीपत में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते नजर आए। वो साफ तौर पर बिना नाम लिए इशारा करते हुए कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर कई सवाल दागते नजर आए, जिसके बाद अब जो सियासी गर्मी है, हरियाणा के संग्राम के बीच का जो दंगल है, उसमें जो दाव पेच है वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगल से इस पूरे बयान को, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर जो है सियासी गलियारों में और सियासी संग्राम में तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन इस बीच अब देखना होगा कि इस सियासी संग्राम में जो अलग अलग दाव पेच प्रत्याशी लगा रहे हैं, जो अलग अलग दाव पेच पूरी पार्टियां लगा रही हैं, इन सबके बीच किसके दाव पेच कितने सटीक लगते हैं और चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। हालांकि इस पर अब जो विवाद और जो संग्राम मचा हुआ है, इस पर आज चर्चा भी करेंगे हम। हमारे साथ कुछ स्पेशल मेहमान भी, राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये बात कि 90 सीटों पर यह सियासी संग्राम जारी है और 90 सीटों में बहुमत पाने की लड़ाई वो सभी पार्टियों की है। इस बीच ऐसे बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी गलियारों में गर्मी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राष्ट्र कुमार दहिया बीजेपी नेता, इसके साथ ही रजत लाठार कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया अहेड पर। तो चलिए, सबसे पहला सवाल रजत जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी हमलावर थे, तमाम चीजें उन्होंने साफ तौर पर आप पर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हरियाणा का विकास गर्त में चला जाएगा। यहीं से और उनके बयान से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजत जी, आपसे चाहते हैं कि शुरू करें आप। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा जी आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए जी राघवेंद्र जी, जैसा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो वादे हैं, जो बातें करते हैं, वो कहीं भी लॉजिकल नहीं होती। ये 2014 में अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा प्रदेश पे कर्जा होता था 70,000 करोड़, और आज हम जब 2024 में खड़े हैं तो हमारे प्रदेश पे कर्जा है 4.5 लाख करोड़। तो ये कहाँ तो 70 सालों में सिर्फ हमारा कर्जा हुआ 70,000 करोड़, कहाँ आज सिर्फ 10 सालों में इन्हें 4.5 लाख करोड़ तक कर्जा पहुंचा दिया। तो ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि ये कौन से विकास का ये कौन सा मॉडल है कि जो कर्जा जिस प्रदेश का बढ़ रहा हो और ये उसको विकास कह रहे हैं। वास्तविकता में इन्होंने जो है विनाश का नाम विकास रखा हुआ है। तो जहां जहां विनाश होता है ये कहते हैं ये हमारा विकास है। तो वास्तविकता में आम जनता का कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ। महंगाई को लेकर चल लीजिए, आपकी महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज ये कहते हैं कि हम 500 रुपए सिलेंडर करेंगे। अरे 10 साल से आप सोए हुए थे क्या? तब आपने नहीं देखा कि जनता को जेब को हम खाली करने का काम कर रहे हैं। तो यही स्वाभाविक से मुद्दे हैं। चाहे इन्होंने देखिए हमारे हरियाणा प्रदेश में आज तक कभी दंगे नहीं हुए थे, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा क्या है भाजपा में कि ये आते ही हमारे हरियाणा जैसे शांति प्रिय प्रदेश में ही इन्होंने मेवात में दंगे करवा दिए। तो ये हमारे हरियाणा की जनता बिल्कुल इनको ऊपर से नीचे तक समझ चुकी है कि इनके सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं और इन बातों में अब की बार जो है लोग नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब राष्ट्रकुमार जी से आपका जवाब लेते हैं। राष्ट्रीय, देखिए विनाश या विकास, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्या कर रही है? बड़ा सवाल, बड़ा आरोप। देखिए मित्र, मेरा कहना इतना ही है कि जहां मेरे साथी प्रवक्ता साथी कांग्रेस ने कर्जे की जो बात करी है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ हरियाणा 1966 में बना था और 1966 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार हरियाणा बीजेपी की आने से पहले दो, अगर बीच में टर्म छोड़ दे तो इनकी लंबी सरकार रही है।
आप उस प्रवक्ता साथी से पूछिए, वो अपना वो भी कर्जा बताइए, किस तरह आप कर्जा लेते थे, किस तरह कर्जा में का इस्तेमाल होता था। और रही बात दूसरी जो आप बता रहे हो विनाश का कारण, हरियाणा में विनाश की जो बात करें तो कांग्रेस के टाइम में दंगे और विनाश दोनों एक दूसरे के इनके साथी बन चुके थे। किसान आंदोलन हो, चाहे हरिजन आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, युवा आंदोलन हो, कितने आंदोलन इनके गिनवा सकते हैं मैं, लेकिन हम उन विषय पे नहीं जाते। विषय केवल इतना है, आज चुनावी सरगर्मी है और चुनावी सरगर्मी को देखते अपना अपना प्रचार सब करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के और दुनिया के वखर नेता, उन्होंने बड़ी सीधी स्पष्ट लाइन में बोला है कि क्या आगे की दिशा निशा होगी, क्या आगे की नीति होगी, क्या आगे का विजन है, क्या हमने किया है, क्या हम करेंगे। कांग्रेस अपना विजन क्लियर करे ना, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर करे ना। कुछ तो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस की सामर्थ्य इतनी ज्यादा है आज हरियाणा में कि सरकार बनाने के वो अपने आप को कह रहे हम सरकार में आ रहे हैं और चुनावी सरगर्मी कह गए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर करो ना। आज लोग किसके नाम पे वोट देंगे, बड़ा सवाल किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो। दूसरा मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि आप इस बात को कह रहे हो, तो मैं आपको ये बात कहना भी इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जरा मेरे मित्र याद करिए कि किसानों के दो रुपए के चेक आप लोगों ने दिए थे, किसानों के जमीन के 4-6 के नोटिस भी आप लोगों ने किए जो बाद में कैंसिल हुए। जरा उस पर भी गौर फरमाइए मेरे भाई। चलिए गौर फरमाएंगे ये, और इनसे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हम ये भी समझना चाहेंगे। रजत जी, आपने कहा अपने पहले के वक्तव्य में कि कोई दंगा नहीं हुआ हरियाणा में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वही से प्रश्न लेता हूं। पहला सवाल तो राष्ट्र जी का ये कि किसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ी है, चेहरा साफ क्यों नहीं कर रहे हैं। चेहरा साफ करना बेहद जरूरी होता है रजत जी, क्योंकि चेहरा देखकर जनता कहीं ना कहीं वोट देती है कि मेरा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। दूसरा सवाल और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आप ही ने शुरू में कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ। मैं आपको उस रैली का नाम याद दिलाऊंगा और आपको पूरी कहानी खुद ब खुद याद आ जाएगी मेरे हिसाब से। ब्रजमंडल रैली, कुछ याद आया रजत जी? नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। एक नाम उसके बीच निकल कर आया, मानन खान का। कौन था ये? अब कौन है जिसको आपने झिरका से प्रत्याशी भी बना दिया है? बयान देते रहते हैं और ऐसा बयान कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सबको देख लेंगे। किसको देख लेंगे? हरियाणा की जनता को देख लेंगे, अपनी सरकार को देख लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी को देख लेंगे। ऐसे बयान वाले नेताओं को आपने अपने पक्षधर बना रखा है। नू हिंसा पर जवाब दीजिए। आपने कहा कोई दंगा नहीं हुआ था। ब्रजमंडल रैली का नाम इसीलिए मैंने लिया कि आपको सारी कहानी क्लियर हो जाए। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल पे आना चाहूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, भाजपा तो ये है नहीं कि जैसे राजस्थान में हमने देखा पर्चियां चलती हैं, पर्चियों से कौन मुख्यमंत्री लेकर देंगे पता नहीं चलेगा। तो ऐसा तो कांग्रेस में नहीं होता है। दूसरा, फिर इनके कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, अरे ये तो 9.5 साल में, कभी 5 साल में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। कभी खट्टर चेहरा होता है, कभी सैनी चेहरा होता है। इनका कोई वो विश्वास थोड़ी ना है कि कौन सा चेहरा का पूरे 5 साल चलेगा। एक फैक्टर और होता है रजत जी मेरे हिसाब से। रजत जी मेरे हिसाब से एक फैक्टर ये भी होता है कि जब चेहरा साफ नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी के अंदर बवाल चल रहा है, कोई क्लियरेंस नहीं है। क्या पता है कि पार्टी के भीतर से 2 नदियां बह जाएं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। चुनाव होगा, हमारे विधायक होंगे, विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे और वही जो जनता का सबसे, जो जिसके लिए जनता ने चुनाव लड़ा है, जिसको जनता ने जिताया, वही चेहरा आएगा जी। वो आने वाले समय में सबको क्लियर हो जाएगा। भाजपा की तरह लोगों के साथ विश्वासघात करने वालों में से कांग्रेस पार्टी नहीं है। कुमारी शैलजा भी विश्वासघात कर रही थी क्या पार्टी के साथ रजत जी? देखिए, सभी सम्मान्य कुमारी शैलजा भी विश्वासघात कर रही थी क्या? क्या कैसे व्यवहार हो रहे थे आपके अंदर? आप ही समझना चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी के भीतर किस तरह से व्यवहार? मैं बता तो रहा हूँ जी, कुमारी शैलजा भी पार्टी की बहुत ही सम्मान्य नेता है और सभी का जो हमारे विधायक चुने जाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे कि किसके साथ वो ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, वो हमारा नेता होगा। भाजपा की तरह नहीं है कि ऊपर से डमी चेहरे हमारे पास। राष्ट्रपति भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। कहना चाहूंगा, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? हेलो, हाँ बात बताइए राष्ट्रपति। दूसरा जी मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई कह रहे हैं, किसानों की बात ये करते हैं कि विधायक दल का नेता चुनेंगे, और लाइन क्लियर है। आप साफ क्यों नहीं कहते? पार्लियामेंट का चुनाव माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी तिथि अपने अनुसार बाकी की इच्छा के अनुसार जिसको उसने चाहा। आज विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, जो भी उम्मीदवार आ रहा है, भूपेंद्र हुड्डा का आ रहा है। विधायक दल का नेता तो भूपेंद्र हुड्डा है। चाहे आप इसको मानो ना मानो, कांग्रेस कल कांग्रेस कह रहे हैं
कांग्रेस ने तो एमएलए तो भूपेंद्र हुड्डा के हैं, विधायक दल का नेता भूपेंद्र हुड्डा है, पार्लियामेंट में भी देख लिया, विधानसभा में भी देख लिया, सब बैरिंग आए हैं, राष्ट्रीय परिषद से बैरिंग आए हैं, टिकट उनको मिला जिसने भूपेंद्र हुड्डा ने चाहा। ये बात बीच में लोगों को पता है। राष्ट्रीय ये बात देखिए रजत जी, इस बात से तो आप ही नकारेंगे नहीं, सुन लीजिए राष्ट्रीय सीएम का चेहरा अगर कांग्रेस डिक्लेयर भी ना करेगी तो लोगों का मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा होगा, उसके विधायक आएंगे। सुन लीजिए ना, करते क्यों नहीं डिक्लेयर? रजत जी, इस बात से आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी को बीच में क्यों कूदना पड़ा? रजत जी, राहुल गांधी को राष्ट्रीय सवाल तो यही है ना कि राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए किसी नेता को आपके आपसी विवाद में क्यों कूदना पड़ा? हुड्डा और सैलजा के बीच राहुल गांधी क्यों कूद पड़े? नाम, शैलजा का नाम और भूपेंद्र, तीन नाम लिए आज अखबार में देख लो कि हम तो 3 लाइन में। दहिया जी सुन लेते हैं, रजत जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं दहिया जी। लेकिन एक सवाल अभी बचा हुआ है रजत जी, आप इससे उसका जवाब नहीं दिया आपने। वो नू वाले मामले पर आप पीछे हटते नजर आए, कौन था वो मनन खान, ये भी बताइएगा। हर एक चीज में सरकार, जिस तरीके से सरकार का रोल था, जो हमारे मेवात में जो दंगे हुए, तो इस तरीके से जैसे सरकार का रोल था, ऐसे कभी सरकारों के रोल नहीं हुए। इन्होंने किसानों को भी कैसे बिठा के रखा, लाठियों से पीटा, हमारे 22 साल के शुभकरण नाम के लड़के को सिर में गोली मारी, और ये किसान की हितैषी बन रहे हैं। अरे 750 जवान हमारे शहीद हो गए, ये कितना बड़ा मुद्दा है कि हमारे किसानों के साथ इन्होंने जो किया। आज ये सोचते हैं कि किसान इनको वोट दे देंगे, और ये बात करते हैं बृजभूषण, उसके लड़के को क्यों टिकट दी इन्होंने, जिन्होंने हमारी बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, जिसने पूरे देश प्रदेश में हमारा नाम किया। आप उस पर फिर से मौन धारण करने, देखिए जितना आप खामोश रहेंगे वो सवाल उतना ही बड़ा होते जाएगा। रजत जी बात समझिए, नू वाले मामले पर जवाब दीजिए। उस व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया है विधानसभा से, जो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, जो ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार धमकी दे रहा है वो प्रत्याशी, उसको आपने टिकट दे दिया, और धमकी ऐसा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबको देख लूंगा। किसको देख लोगे भाई तुम? बृजभूषण के बेटे को टिकट क्यों दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गंगा तो आप कह रहे हैं जमुना, आपके मुंह से की बात, हम तो दोनों से पूछ रहे हैं ना। हमारा सवाल उनसे भी होगा कि आपने क्यों दिया बृजभूषण के लड़के को? फोड़ देंगे, प्याज की तरह, अरे जो प्याज की तरह फोड़ देंगे, वही बात कह रहा मामन जी। और आज मामन जी ने 2 दिन पहले का वक्त है, तो आप क्या करवाना चाहते हो? कांग्रेस की मंशा क्या है? देखिए दोनों पर आरोप गहरा है, इसलिए दोनों एक ही साथ आप लोग बोलने लगे। एक एक करके बोलिए। देखिए आरोप तो है, दोनों ये बात समझ रहे हैं कि गलती तो हुई है भाई साहब, एक एक करके बोल लीजिए। दहिया जी, रजत जी सुनिए, रजत जी पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर आपके बृजभूषण वाले सवाल पर राष्ट्रीय जवाब देंगे, और जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बात जनता की होती है। ऐसे व्यक्तियों को टिकट क्यों देते हैं आप लोग? और आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं कि उसने दिया तो मैं भी दूंगा, वो अपराध करेगा तो क्या आप भी अपराध करेंगे? क्या उनके पार्टी में अगर भ्रष्टाचार होता है तो आप भी भ्रष्टाचार करेंगे क्या? इस बात से पीछे तो भागते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया जाता है जो इस तरह की बयान देता है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सबको देख लूंगा? किसको? ये सबको है कौन? और आप किसको देखने वाले, इसका जवाब दीजिए, फिर बृजभूषण वाले पर उनसे हम जवाब लेंगे राज जी से। लेकिन आप मनन खान पर जवाब दीजिए रजत जी। दहिया जी को चुप कराइए, दहिया जी को अपनी, दहिया जी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चर्चा सार्थक होने दीजिए, आप अपने बारी का इंतजार करिए प्लीज। रजत जी से जवाब ले लीजिए, फिर बृजभूषण वाले पे आप खुलकर जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। रजत जी जवाब दीजिए। जी 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 देखिए, जैसा आपने सवाल किया हमसे, दहिया जी आवाज आ रही है आपकी, रजत जी को सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। जी 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 देखिए, भाजपा की शुरुआत से ही नीति रही है धर्मों के नाम पे, फिर आप भाजपा पे चले गए, कांग्रेस का, फिर भाजपा पे गए। तो मैं भाजपा की नीतियां बता रहा हूँ ना। भाजपा की नीतियां वो बताएंगे कि आप बताएंगे? आप कांग्रेस की नीति बताइए ना, आप कांग्रेस की नीति बताइए कि भाजपा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं महाराज? आप कांग्रेस की नीति बताइए भाई साहब, आप कांग्रेस की नीति बताइए, क्यों ऐसे व्यक्तियों को आपने टिकट दिया? भाजपा की नीति पर सवाल हम दहिया जी से पूछेंगे, आप कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के कैंडिडेट पर जवाब दीजिए। देखिए जी, हमारी नीति बिल्कुल साफ है। हमारे कितने, अब सुरेंद्र पवार को ले लीजिए, इन्होंने तो सुरेंद्र पवार को भी सोनीपत से विधानसभा से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कह दिया था भ्रष्टाचारी है। हाई कोर्ट ने कल इनको कैसी फटकार लगाई कि तुम झूठे केस बना के बंदों को कैसे डाले, केस को रद्द करने का काम करा। तो इनसे पूछे कि क्यों झूठे केस बनाते हैं? ईडी किसके इशारों पर काम कर रही है, जो हाई कोर्ट ने जाके उसको केस को रिजेक्ट किया है? तो ये झूठे केस बना के सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता भोगने के लोभी हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा करवाती है, कांग्रेस कभी नहीं करवाती। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हमेशा से ही अपनी तवज्जो देती है और भाईचारे में ही विश्वास रखती है।
ये हमारी सच्चाई है। लेकिन इस पर जवाब फिर नहीं दिया आपने नीतियां गिनवा दी, आपने उन पे ये कह दिया कि फर्जी केस वेस। मानन खान पर जवाब क्यों नहीं देते? ब्रिजभूषण पर सवाल तो उनसे आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रत्याशी पर हम तो कह रहे हैं कि उनमें जितनी भी गलतियां हैं उनको कोर्ट में डाल लो, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी। यही बात है ना भाई साहब। देखिए आप चाहते हैं आम भी आपकी और गुठली भी आपकी। अब वो जांच बिठाते हैं तो फिर आप रोने लगते हैं कि हमारे ऊपर जांच हो रहा है, सीबीआई बिठा दी, ईडी का छापा हो गया। मतलब आप चाहते हैं गंगा भी आपका और गंगा के दोनों किनारे भी आपके, ऐसे थोड़ी होगा। डिसीजन दिया भाई साहब, सर ये डिसीजन जो हाईकोर्ट ने ही तो दिया है सुरेंद्र पवार वाला, कि ये ईडी जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसको रद्द किया जाए। ठीक है, तो ये उनको हाईकोर्ट ने ही तो दिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ सीबीआई इनकी, दया जी जवाब दीजिए, दया जी जवाब दीजिए। ये दोनों चीज पर इनका आरोप है। एक तो गलती अपराध करने वालों के पीछे आप सीबीआई लगाते हैं, तो इनका कहना है कि गलत है। हालांकि हाईकोर्ट ने उस मामले में कहा है कि ईडी और सीबीआई का जो भी है वो मामला वो गलत है। लेकिन इस पर जवाब दीजिए कि आप ब्रिजभूषण वाले पर जो इन्होंने सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए। और इनका कहना है कि सीबीआई और ईडी आपके दो पंख हैं, आप ही के दो शाखा हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा साथी प्रवक्ता कहता है कि हम दंगे कराते हैं, मैं इनसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी लोगों के दिलों में आज भी जख्म नहीं भरा है। 84 दंगा किसने कराया था? 84 दंगा रही, शर्म करो। इससे ज्यादा देश में एक समाज को आपने किस तरह शर्म, इतना जनोना तो षड्यंत्र आज तक नहीं रचा गया। 84 के दंगे को याद करो। दूसरा जो ये मेरे साथी बोलते हैं कि कोर्ट में किसकी पेंडिंग नहीं है, याचिकाएं, कोर्ट का सहारा मत लीजिए, कोर्ट का बहाना मत लीजिए। आपने तो कांग्रेस ने तो वो काम किए हैं तंदूर कांड से लेकर और 84 के दंगों तक। आपके इतने दिनों ने कहा धर्म में आप बांटते हैं। सिख कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? 84 में सिखों की क्या गलती थी? ठीक है, आप दोनों यहां मत लड़िए। सियासी संग्राम का जो दंगल सजा हुआ है, आपकी पार्टियां लड़ रही है, आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों से लेना चाहूंगा, समय की कमी है। रजत जी आखिरी प्रतिक्रिया, सियासी संग्राम है, दंगल का जो पूरा सेट है अब हरियाणा में सेट है, कैसे आपकी पार्टी इस दंगल में लड़ने वाली है अपने दांव पेच, और कैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या लग रहा है कितने 90 में से कितनी सीटें आपके पक्ष में आ रही है? आखिरी प्रतिक्रिया आप पर, आपकी नीतियां क्या होनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में नेता, नीति और नियति जिस पार्टी की ठीक होती है जनता उसके साथ जाती है। इस सवाल पर दोनों की आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं। रजत जी पहले आपसे, फिर दहिया जी आपके पास आता हूं। देखिए जी, ये बिल्कुल क्लियर है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा के लिए है वो है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा हम लेके जनता के बीच जा भी रहे हैं और उनको आश्वासन भी दिया है कि हमारी सरकार आते ही 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको भरेंगे। इन्होंने कौशल रोजगार से जो नौकरियां दी हैं, कच्ची नौकरियां दी हैं, ना उसमें रिजर्वेशन है, ना उसमें मेरिट है, ना कोई पेपर होता, ना कुछ होता। तो ये इनकी सारी नीतियां हमने जनता के सामने खोलने का वो किया। हमारा प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। दूसरा जी, फिर महंगाई की बात कर लीजिए। सिलेंडर देखिए इन्होंने कितना महंगा कर दिया है। तो आज ये कहते हैं, आज इनके मैनिफेस्टो में आपने भी देखा होगा कि हम सिलेंडर जो है, हम सिलेंडर 500 रुपए देंगे। तो 10 साल से क्या आप सो रहे थे? ठीक है जी। तीसरा सवाल जो हमने सबसे, किसानों का मुद्दा। किसान इन्होंने इतने दिन तक वहां बिठा के रखे, तो इन्होंने जब पता ही था कि ये चीज नहीं चलने वाली है, इनके इतने सारे एमएलए हमने चुन के भेजे, 10-10 एमपी हमने दिए थे, तो उनमें से किसी एक ने भी क्या किसानों के हक के लिए आवाज उठाई कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, इन बिल को वापस लीजिए? तो आज कैसे किसान उन पे विश्वास कर लेंगे? फिर महिलाओं की बात करें, हमारे महिला इसके विनेश फोगाट के साथ देख लीजिए, जो फाइनल में जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जी। समय कमी है, आप अपनी क्या ब्रिजभूषण आपने अपनी नीति और नियति तो बता दी, लेकिन अगर नेता का भी चेहरा क्लियर कर देते तो शायद और भी अच्छा होता। और यही सवाल भाजपा आपसे पूछ रहे। चलिए ठीक है, दहिया जी आपसे आखिरी सवाल, किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं? अब जो दंगल में जो आपने क्या कुछ अपने समीकरण सेट कर रखे हैं, क्या देख रहे हैं? 90 में से कितने सीट? देखिए मैं रजनी जी कहना चाहूंगा आपको, पहली बात तो जो भाई ने रोजगार की बात करी है, आप आंकड़े उठा लो से गवर्नमेंट के, इनकी 10 साल की गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां दी, हमने कितनी दी? हमने दूसरी नौकरी के मामले में जहां तक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास नीति है, नियत है और दशा है, दिशा और दशा है। हम भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से काम कर रहे हैं। हम स्मूथली काम करना चाहते हैं, हम देश को, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। उसी का हमारा पिछला विकास की हमारी झंडी है, वही रहा है। ठीक है दहिया जी, हरियाणा के हर व्यक्ति को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसी बात के साथ चर्चा को यही समाप्त करते हैं, समय कमी हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद दहिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास संग्राम, सियासी संग्राम में खास चर्चा के लिए। तो देखिए, ये सियासी संग्राम जो है, हरियाणा का जो दंगल है, बार बार मैं कह रहा हूं कि अब जो दंगल है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, सच चुका है। और इस दंगल में प्रत्याशी जो है अपने दांव पेंच लगाने के लिए उतर रहे हैं। हालांकि आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम नीति और नीतियां भी हैं और नेता भी कहीं ना कहीं इस दंगल में उतार दिए गए। अब देखना होगा कि इस
इस दंगल में जब लड़ाई होती है इन विपक्षी पार्टियों में, और कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय समीकरण भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं किन्हीं सीटों पर, तो उन तमाम समीकरणों में कौन सी पार्टी इस दंगल में अपनी सबसे सर्वाधिक संपूर्णता के साथ दांव पेच लगाकर आगे निकलती है। और सबसे बड़ी बात, इस सियासी दंगल में पार्टियां तो दंगल में है, लेकिन इस पूरे दंगल का नतीजा क्या, जो रिमोट है वो जनता के हाथ में है। जनता तय करेगी कि किसकी नीति, किसकी नियति और कौन सा नेता सही है, उसी को सियासी संग्राम में विजेता बनाएगी। फिलहाल इस सियासी संग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।